हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी नर्सिंग एकेडमी। ठीक है ना। तो काफ़ी 2-3 दिनों के बाद में क्लास ले रहा हूँ आपकी, 2-3 दिनों के बाद में क्लास अपलोड कर रहा हूँ आपकी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है दशहरा चल रहा था, तो आप भी बिजी थे, हम भी बिजी हो गए थे थोड़ा, है ना। इसलिए तो आज जो आपका टॉपिक लेके आया हूँ मिडवाइफरी में, आपने देखा होगा मोस्टली जो टॉपिक आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित जो भी टॉपिक थे आपके, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आपने खुद पढ़े हैं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना। कोशिश करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डाउट तो होता है तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा आप, है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे आपके। ठीक है। तो आज जो टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे हम, वो टॉपिक आपका है हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। ये मोस्टली क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है इससे संबंधित कि मेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेन सिम्टम क्या है, इसका क्लासिकल सिम्टम क्या है, ईयरली सिम्टम क्या है। ऐसे करके क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं मोस्टली एम्स या स्टाफ नर्स, जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में तो आता ही आता है, चाहे जीएनएम का हो चाहे एएनएम का हो। कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें बताऊंगा जिसमें कि आप खुद जानेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम का जो मतलब मैंने आपको बताया है यहाँ पे, हाइपर का मतलब आपको पता है एक्सेसिव, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, और ग्रेविड्रम का मतलब थ्रो प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वोमिटिंग होना, एक्सेसिव सीवियर वोमिटिंग होना, क्या कहलाता है आपका हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। ठीक है। अब बात करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या, माँ जो लेडीज़ बनती है प्राइमरी ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा में नोजिया के साथ वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये नोजिया के साथ जो वोमिटिंग होती है नॉर्मली माइल्ड टाइप की वोमिटिंग होती है। ठीक है। और नॉर्मली ये ऑटोमेटिक सब साइड हो जाती है, अलग हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, ऑटोमेटिक सब साइड हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान वोमिटिंग जो हो रही है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या बीटा एसिडी का लेवल बढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाए वोमिटिंग, इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाए कि वोमिटिंग के साथ साथ माँ डिहाइड्रेट हो जाए, माँ डिहाइड्रेट हो जाए, यहाँ तक कि इवन अबॉर्शन तक के चांसेस आ जाएं, यहाँ तक कि माँ और बच्चे की मैटरनल हेल्थ एंड फीटस हेल्थ भी अफेक्टेड हो। ये कंडीशन हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम कहलाती है। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम इज ए डिजीज इट एंड मॉर्निंग सिकनेस इज द पार्ट ऑफ द हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। मॉर्निंग सिकनेस इज ए साइन एंड सिम्टम of the hyperemesis gravidarum, and hyperemesis gravidarum is a disease in during pregnancy. ओके। ये समझते हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था आपको, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम का मैंने मतलब बताया, हाइपर का मतलब ज़्यादा है, एमेसिस का मतलब वोमिटिंग, और ग्रेविड्रम का मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव सीवियर वोमिटिंग होने को हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम कहते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है। मॉर्निंग सिकनेस माइल्ड वोमिटिंग, मतलब कुछ वोमिटिंग विच नोजिया इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, विद नोजिया, नोजिया के साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ वोमिटिंग होना ड्यू टू इंक्रीज बीटा एसिडी, बीटा एसिडी के लेवल बढ़ने की वजह से, बीटा एसिडी, बीटा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से। इट इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज। इट इज ये एक शारीरिक फिनोमेना है, इट इज ए नॉट ए डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है। कौन? मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस की अगर डेफिनेशन लिखेंगे हिंदी में तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान नोजिया के साथ हल्की वोमिटिंग होना बीटा एसिडी हार्मोन के बढ़ने के कारण, उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, कोई बीमारी नहीं है। ओके। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम क्या होता है? हाइपर एमेसिस से अगर ग्रेविड्रम की हम परिभाषा लिखेंगे, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम सीवियर एक्सेसिव वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, सीवियर एक्सेसिव वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी which effect of the maternal and fetal health is called hyperemesis gravidarum। means सीवियर एक्सेसिव वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, विच इफेक्ट ऑफ द मैटरनल एंड
फीटल हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ, जो माँ के स्वास्थ्य को एवं भ्रूण में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम कहलाती है। क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिक्स के किस किस मतलब 1000 जो वुमेन्स हैं, अगर 1000 किसी लाइव बर्थ जो हो रही है उसमें 1000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उसमें से एक महिला को हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशंस हो सकती है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है ना। क्या क्या मैंने जाना कि हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम क्या होता है और मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है। तो आज आपको ये पता लग गया होगा कि मॉर्निंग सिकनेस इज ए साइन एंड सिम्टम वाइल मॉर्निंग सिकनेस इज ए साइन एंड सिम्टम वाइल हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम इज ए डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए आप एक बार, फिर बात करते हैं जिसकी कॉजेज की बात करते हैं, ठीक है। मिटा दूँ इसको, मैं कॉजेज बताता हूँ थोड़ा मैं आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉजेज या एटियोलॉजी की। ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं पता है कि एग्जैक्ट कॉजेज मतलब इसकी वजह से होता है, लेकिन माना जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए अगर कॉजेज हमें नहीं पता, जैसे कि सपोज मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस का हमें को पता है कि पॉजिटिव एजेंट्स इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि एक एसिड फास्ट बेसिलाई है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसका हमें बिल्कुल पता है कि कारण क्या है, इसका ये कारण है। इसको अगर हम डॉट्स थेरेपी या आरएनटीसीपी या मतलब टीबी से संबंधित जो भी मेडिसिन हैं अगर वो हम देते हैं, मतलब डॉट्स थेरेपी अगर इसको देते हैं पेशेंट को, किसको, इसको टीबी है, तो वो हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ का हमें कॉजेज पता है, जिस चीज़ का हमें पता है कि बीमारी किस चीज़ से फैल रही है, कौन से बैक्टीरिया से फैल रही है, कौन से वायरस से फैल रही है, अगर हम उसको किल कर सकते हैं, उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी का हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लक्षणों के आधार पर हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं। समझ में आया ना। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का कोई एग्जैक्ट कारण है नहीं, कि कोई बोलता है जेनेटिक है, कोई बोलता है कि इंसुलिन कम बन रहा है, कोई बोलता है इंसुलिन ज़्यादा बन गया इसलिए डायबिटीज़ हो गया। लेकिन हम उसका हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। एड्स है, HIV है, HIV इन्फेक्शन हो गया, 4th कैटेगरी में जाएगा तो एड्स हो गया। HIV इन्फेक्शन अगर 4th कैटेगरी में जाता है तो वो क्या हो गया, एड्स हो गया। एड्स इज नॉट ए डिजीज, इट इज सिंड्रोम। तो उसका हमें काजेज एग्जैक्ट कॉजेज नहीं पता, तो उसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, मतलब क्योर नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम का अगर कॉजेज या रिस्क फैक्टर, कॉजेज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉजेज कोई भी नहीं पता है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर या कॉजेज की बात करें कि नहीं मोस्ट कॉमन प्रोबेबल रिस्क फैक्टर क्या है, तो बोल देते हैं कि सर बीटा एसिडी का जो लेवल होता है, बीटा एसिडी का लेवल अगर ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो वो क्या करा देता है, एक्सेसिव वोमिटिंग कराएगा। कैसे होती है मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले हमें ये पता, बीटा एसिडी लेवल जो होता है, बीटा एसिडी का जो लेवल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो किट चेक करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी चेक करते हैं, तो क्यों चेक करते हैं, सबसे पहले हम प्रेगनेंसी कब चेक कर सकते हैं, मोस्टली आप लोगों को बताया कि सर प्रेवन यूज से चेक कर सकते हैं, मतलब हम यूरिन के द्वारा चेक कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है नहीं हुई है। 2 लाइन्स आएंगी तो प्रेगनेंसी कंसीव मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट, 1 लाइन नेगेटिव प्रेग्नेंट नहीं है, इतना तो पता है आपको। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जो ब्लड होता है ना हमारा, ब्लड का सैंपल लेके हम बीटा एसिडी का लेवल देखेंगे, मतलब हम ब्लड के सैंपल से प्रेगनेंसी को हम 7 से 8 या 8 से 9 दिन में हम कंफर्म कर सकते हैं कि लेडीज प्रेग्नेंट है। कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ब्लड सैंपल लेके। ब्लड सैंपल लेके कैसे लेंगे ब्लड सैंपल, सपोज मान लीजिए कोई लड़की ने कॉन्सेप्शन हुआ, किसी लड़के के साथ या कोई भी अपना हस्बैंड का पल्स है, उन्होंने फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 10 दिन के अंदर हम प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ब्लड में हम क्या देखते हैं, ब्लड में हम देखते हैं बीटा एसिडी का लेवल। बीटा एसिडी का लेवल अगर बड़ा मिलेगा तो प्रेगनेंसी इज कन्फर्म, बीटा एसिडी का लेवल लो है तो मतलब 1 लाइन आएगी। ब्लड की बात कर रहा हूँ नॉर्मली। और जो यूरिन के द्वारा जो हम चेक करते हैं वो कर सकते हैं 12 से 14 दिन के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि लेडीज प्रेग्नेंट है। कपल्स जो भी हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनकी वाइफ, उनकी GF जो भी है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। यूरिन के द्वारा हम 12 से 14 दिन में चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ पहले ब्लड में आती है, ब्लड के बाद में फिर बेस्ड होके वो यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा और पसीने के द्वारा जो भी स्रावित जो भी मतलब
एक्सक्रीशंस के ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाती है। तो पहले ब्लड में आया कौन, बीटा एसिडी। तो हमने 7 से 9 दिन के बीच में हमने चेक करके बता दिया कि लेडीज प्रेग्नेंट है। और फिर उसके बाद में ब्लड के बाद वो 12 से 14 दिन की ड्यूरेशन वो पहुंचा कौन, बीटा एसिडी पहुंचा कहाँ, यूरिन में। तो आपने यूरिन के द्वारा चेक करके बता दिया कि प्रेग्नेंट है। का पता किया 12 से 14 दिन में। क्वेश्चन ये आता है कि बीटा एसिडी के द्वारा यूरिन प्रेगनेंसी को हम चेक कर सकते हैं, कितने दिन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो 12 से 14 दिन। ब्लड में कितने दिन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेगनेंसी, 7 से 9 दिन। क्लियर, ये था किसका, मैं कुछ बता रहा था आपको। अगर हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर सॉरी कॉजेज की बात करते हैं, तो पहला कॉजेज जो है आपका वो होता है आपका बीटा एसिडी क्या, बढ़ जाना। पहला एग्जैक्ट कारण अननोन है, पहला कारण बोल रहे हैं आपको, पहला एंटी बीटा एसिडी का लेवल बढ़ जाना किसको इंडिकेट करता है सर, हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम। कितना बढ़ जाए तब, पीक लेवल पे कब होता है बीटा एसिडी, पीक लेवल तो समझते हैं ना, मतलब अपने चरम पे कब होता है, अपने चरम पे कब होता है, 9 से 12। नौ से 12 वीक पे ये क्या होता है, अपने चरम पे होता है कौन, बीटा एसिडी। बीटा एसिडी अपने चरम पे होता है कब, 9 से 12 वीक की ड्यूरेशन। तो आपने देखा होगा बीटा एसिडी का जो लेवल 10 से 9 से 12 वीक पे सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है सर, इसलिए होता है क्योंकि उस ड्यूरेशन क्या हो रहा है, वोमिटिंग कब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 9 से 12 वीक ही लिख रहा हूँ ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने से कितने चलता है आपको पता ही है, 0 से लेकर 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है। और उसके बाद में 13 वीक से लेके कितने वीक तक सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है, 24 तक। 12 जोड़ दीजिए इसमें, 12 दूनी 24 तक चलेगा, 24 के बाद 36 तक किससे चलता है, ऐसे ही रहता है ना। ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो 12 वीक तक ये पहला चलता है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम या मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। क्लियर है, तो क्यों सब देखने को मिलती है, क्योंकि सर जो बीटा एसिडी का लेवल होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो उल्टियाँ होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान वो किसके द्वारा होती हैं, वो सब बीटा एसिडी का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए उल्टियाँ होती हैं। नॉर्मली तो थोड़ी बहुत होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस में आएगा आपका, थोड़ी बहुत हो रही है मॉर्निंग सिकनेस में दिखाया है। इट इज ए साइलेंट सिम्पटम नॉट ए डिजीज। ठीक है, मैंने आपको पहले दिखाया है। क्यों होती हैं सर, इसलिए होती है बीटा एसिडी का लेवल बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 9 से 12 वीक की ड्यूरेशन बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना, तो लिख सकते हैं 100 200 मिली आयु। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इतना पीक पे है अपने, मतलब पीक पे पहुंच चुका है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखा होगा आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, सेकंड में कम हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होती जाती है कि नहीं। इसीलिए क्यों होती है सर, बीटा एसिडी का लेवल, हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम का मेन रीजन क्या होगा, बीटा एसिडी का लेवल बढ़ जाना। क्वेश्चन कैसे आया था, अभी यूपीसीएचओ में आया था कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम कंडीशन क्यों होती है, क्यों होती है, ऑप्शन दिए हुए थे, बीटा एसिडी, इंक्रीज द बीटा एसिडी, इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज द प्रोलैक्टिन, इंक्रीज द पीनियल ग्लैंड्स। तो बोल सकते हैं सिंपल सा आंसर निकल के आ रहा है कि बीटा एसिडी का लेवल बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम करवाता है। ठीक है, कितना बढ़ गया, 100 से 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर पीक पे है अपने। ठीक है ना, पीक पे पहुंच चुका है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब पहुंच रहा है सर, 9 से 12 वीक के ड्यूरेशन पहुंच रहा है। ठीक है ना, बीटा एसिडी का लेवल बढ़ा गया है। ठीक है, बीटा एसिडी का लेवल बढ़ रहा है तो उल्टियाँ हो रही हैं, क्यों उल्टियाँ हो रही हैं वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, बीटा एसिडी का लेवल बढ़ रहा है तो मेन रिस्क फैक्टर है, मेन रिस्क फैक्टर स्टिमुलेट द वोमिटिंग सेंटर। बीटा जो एसिडी है, इधर मिटा दो, समझ में आया आप लोगों को, मैं कोशिश पूरी यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है ना, बीटा एसिडी का जो बीटा एसिडी है वो उल्टियाँ करवा रहा है। सर क्यों करवा रहा है उल्टियाँ, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए
ये आपका ब्रेन, क्या मैंने बना दिया, ब्रेन है आपका। स्टिमुलेट की बीटा एसिड जो है वो स्टिमुलेट वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग जो सेंटर है आपका स्टिमुलेट वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर को क्या कर रहा है, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है। कौन सा वोमिटिंग सेंटर, सीटीजेड, सीटीजेड इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है सीटीजेड को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसका नाम क्या है, कीमो, कीमो रिसेप्टर, फुल फॉर्म इसकी है सीटीजेड की फुल फॉर्म क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। बीटा एसिड जो हार्मोन्स है वो वोमिटिंग सेंटर इसको बोलते हैं, सीटीजेड को फुल फॉर्म क्या, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उसको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वोमिटिंग होती है। क्यों स्टिमुलेट कर देता है सर, अब बताएंगे आपको स्टिमुलेट क्यों कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ये क्या है आपका ब्रेन है, आपको पता है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 10 मिलियन के बराबर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, तो उसमें एक क्या लगा रहता है, ब्रेन के अंदर आपके क्या रहता है, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन आपको पता है हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो ब्लड जो आपका होता है, ब्लड में बहुत सारे, आप देखा होगा ब्लड में इन्फेक्शंस रहता है, मोस्टली इन्फेक्शन रहता है। जब ब्लड प्यूरीफाई होकर कहाँ से आता है, किडनी से, किडनी होकर आएगा तब वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। लेकिन ब्रेन में क्या, सॉरी, ब्रेन हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स है, मतलब न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, न्यूरॉन्स क्या हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, इतने सेंसिटिव। और जब आप ब्लड, आपका ब्लड में इन्फेक्शंस है, ठीक है, तो आपने देखा होगा आप दिन भर कुछ भी चलते रहते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, फलाना दिखाना, जो मिल गया आने दो खाते रहते हैं ना, अरे फ्री का मिल जाए तो जहर भी खा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो सीटीजेड रहता है ये है, सपोज मान लीजिए ये आपका ब्लड है, ये सीटीजेड है, ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है सीटीजेड जो है। लेकिन जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है आपका, सीटीजेड मतलब कीमो रिसेप्टर सेंटर, वोमिटिंग सेंटर कौन सा है, सीटीजेड सेंटर है। सीटीजेड सेंटर कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा में क्या है, सीटीजेड सेंटर है। और सीटीजेड सेंटर क्या बोलते हैं, वोमिटिंग सेंटर बोलते हैं। तो सीटीजेड जो सेंटर होता है, मेडुला ओब्लांगेटा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में ब्रेन्स वो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हाईली सेंसिटिव है, और ब्लड क्या बह रहा है। तो जो सीटीजेड सेंटर होता है वो बिल्कुल वहाँ पे न्यूरॉन एक्सपोज रहते हैं, एक्सपोज मतलब खुले हुए रहते हैं। वैसे जो सीटीजेड सेंटर है पूरे ब्रेन में पाया जाएगा, लेकिन जो मेडुला ओब्लांगेटा जो सेंटर होता है वहाँ पे क्या सीटी वो बैरियर नहीं होता है, बैरियर नहीं होता है, तो वहाँ पे न्यूरॉन डायरेक्ट एक्सपोज रहते हैं। आपने देखा होगा न्यूरॉन कैसे है, हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है। नई नवेली दुल्हन देखा होगा ना, जब शादी आती है कहाँ से, अपने मायके से आती है, तो जो चाय का गिलास भी होता है ना वो भी बड़े धीरे शालीनता से पीती है ना। लेकिन वही 4-5 साल हो जाए तो वही गिलास उठा के ऐसे फेंकती है ना। चेंजेस हो रही है चीज़ें। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर वो एक्सपोज हैं, काफ़ी सीटीजेड सेंटर जो वहाँ पे नहीं है। तो ब्लड अगर डायरेक्ट इसके संपर्क में जाएगा, सीटीजेड के संपर्क में जाएगा, तो क्या करवाएगा सर, मैंने बताया वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। वोमिटिंग सेंटर कौन सा है, कीमो रिसेप्टर सेंटर। कहाँ स्थित है, मेडुला ओब्लांगेटा में। मेडुला ओब्लांगेटा में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, सीटीजेड सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, मेडुला ओब्लांगेटा स्टिमुलेट हो जाएगा। तो क्या होगा सर, वोमिटिंग होगी। ये बीटा एसिजी क्या करता है, बीटा एसिजी जो वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको जाके क्या होता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्टियाँ होने लगती है सर। उल्टियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि ये वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, कौन, बीटा एसिजी, इसलिए उल्टियाँ होती हैं। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपको पता ही है ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। सॉरी, मैं आपको दोबारा से फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें हम केवल एटियोलॉजी की बात करेंगे। अगली वीडियो होगी उसमें साइनस सिंड्रोम की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एक घंटे की कोई वीडियो नहीं देखते। मोस्ट लोग जो होते हैं साइकोलॉजी ये कहते हैं छोटी वीडियो है, मैं देख सकती हूँ उसको,
देख लेते हैं। अगर वही वीडियो घंटे की हो, माय गॉड थोड़ा देख लिया, कौन देखे इतना बड़ा वीडियो, इसलिए हम छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका ब्रेन है। बीटा एसिडी क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स मैंने बताया हाईली सेंसिटिव है। तो ब्लड अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, किससे डायरेक्ट टच होगा ब्लड से, ब्लड न्यूरॉन से, तो वोमिटिंग होनी होनी है। लेकिन क्या होता है, भगवान ने क्या किया है, भगवान ने एक ब्रेन बैरियर, ब्लड बैरियर ये क्या बनाया है, इसका आवरण बनाया है, इसको बोलते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर है जो ब्रेन को कवर करके रखता है, जो डायरेक्ट ब्लड को कांटेक्ट नहीं होने देता, किससे, न्यूरॉन से। लेकिन हर जगह तो ब्लड ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, जैसे ऐसे रहेगा। ये क्या है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। देखिए यहाँ पे जो ब्रेन है कवर कर रहा है, कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ कवर नहीं कर रहा, यहाँ कवर नहीं कर रहा, यहाँ कवर नहीं कर रहा। मतलब ये मैंने क्या बना दिया, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या बन गया, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कवर कहाँ कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है कवर, यहाँ कर रहा है कवर, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, इतनी जगह खाली है। जो अगर ये क्या है, वोमिटिंग सेंटर है। तो बीटा एसिडी जो होगा, बीटा एसिडी का लेवल किस में बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है बीटा एसिडी पहुंच गया ब्रेन के पास, ओए हटो 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 ना, बीटा एसिडी लेवल बढ़ाएगा, किस में बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ाएगा। ब्लड ही तो पूरी बॉडी में घूम रहा है, ब्लड ही तो पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो ब्लड घूमते घूमते कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन के पास पहुँचेगा। ब्लड में कौन है, बीटा एसिडी है, क्योंकि उनका लेवल बढ़ चुका है। तो वो जाएंगे सीधा कहाँ, वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन के पास में मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास में कौन है, वोमिटिंग सेंटर, कौन, CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। पूरे ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया, मतलब पूरे ब्रेन को आवरण, मतलब पूरे ब्रेन को ढके नहीं रखा है। तो देखा है, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। यहीं पे क्या करेगा, बीटा एसिडी डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, किससे कांटेक्ट करेगा, न्यूरॉन से। जब न्यूरॉन से कांटेक्ट करेगा तो बीटा एसिडी का लेवल बढ़ा हुआ पहले से है, तो वोमिटिंग सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, तो वोमिटिंग होगी। आया समझ में। ब्लड ब्रेन बैरियर कवर करके रखता है न्यूरॉन्स को, लेकिन ऑक्सीपिटल बोन पे एक्सपोज रहता है, वहाँ पे कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। तो बीटा एसिडी जाके वहीं अटैक करेगा। जब बीटा एसिडी डायरेक्ट न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएगा तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वोमिटिंग होगी। क्लियर हुआ होगा, देख लीजिए एक बार फिर से, समझ में आया। बीटा एसिडी अपने पीक लेवल पे होगा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीटा एसिडी अपने पीक लेवल पे होता है। कब होता है, 9 से 12 वीक पे होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक से कितने वीक का होता है, 0 से लेकर 12 वीक का होता है। तो 9 वीक से 12 वीक किसमें आ गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीटा एसिडी लेवल हाई लेवल पे, अपने पीक लेवल पे है। वो वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा तो उल्टियाँ तो होंगी। कोई माथा पच्ची नहीं करनी है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। और मैं अब मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है, मिटा दूंगा। कार्ड बता दूंगा और कौन कौन से कार्ड। पहला आपको कार्ड पता लगा बीटा एसिडी कैसे कर रहा है, ये मैंने बता दिया आपको, प्रूव करके बताया मैंने कि बीटा एसिडी कैसे वोमिटिंग करवा रहा है, बता दिया ना आपको। आई थिंक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब मैं मिटा दूँगा। दूसरी बात करते हैं, और क्या कारण हो सकता है। नंबर 2, पहला कारण अननोन, दूसरा बीटा एसिडी। मोस्ट इफेक्टिव अगर पूछता है, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल, मोस्ट प्रोबेबल बीटा एसिडी। दूसरा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसको है, माँ को है, बच्चे को। अब जो माँ को बोल रहे हैं कि माँ को है, वो सबसे बड़े बेवकूफ है। अगर बोल रहे हैं कि माँ को डाउन सिंड्रोम है, अरे भाई माँ को डाउन सिंड्रोम हुआ तो पहले निपट जाएगी ना। ये डाउन सिंड्रोम किसको है, बच्चे को है, जो कहाँ है, माँ के पेट में है। आया समझ में। डाउन सिंड्रोम किसको है, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम है। तो उसमें अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो क्या क्या होगा। डाउन सिंड्रोम में तो 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, इंक्रीज बीटा HCG,
बीटा एच सी जी आया समझ। नंबर 2 डिक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन आया समझ। नंबर 3 डिक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा एसिड और डिक्रीज एस्ट्रोजन। पूरे प्रेगनेंसी में पता होगा आपको कि एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बड़ा रहता है। इसीलिए प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन किसको बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन को, ना कि एस्ट्रोजन को। तो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज है, प्रेगनेंसी चल रही है तो एस्ट्रोजन कम है तभी तो हो रहा है ना। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डिलीवरी नहीं करा देगा ये। डिलीवरी कराता है तो कौन सा हार्मोन बढ़ता है? यही तो बढ़ता है ना भाई, बताएंगे आगे। तो आपको क्या समझना है, डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे में है, बच्चा कहाँ है? माँ के पेट में है, अगर वो बच्चा है माँ के पेट में है तो उसमें बीटा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो भी उल्टियाँ होंगी। आया समझ में? उल्टियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों? बीटा एसिड बढ़ा, अभी तो बताया ना मैंने आपको। अल्फा फीटोप्रोटीन कब चेक करते हैं? कोई बोलता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन, कोई बोलता है कि डाउन सिंड्रोम बच्चे में है या नहीं है। इसके लिए कौन सी चेकअप करेंगे? बीटा एसिड का लेवल देखेंगे। अगर बीटा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है बच्चे में, क्या है? डाउन सिंड्रोम में। कहाँ बच्चा है? माँ के पेट में है। बीटा अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो भी क्या है, कम है तब भी क्या है? डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अल्फा फीटोप्रोटीन, क्वेश्चन आता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन का चेकअप कब करते हैं सर? 16 वीक पे करते हैं। कैसे? इसकी स्पेलिंग बोलेगी, कैसे स्पेलिंग बोलेगी? देखिए, अल्फा समझ में आया? फीटो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 फीटो समझ में आ गया? 16 हो गए। अल्फा फीटो प्रोटीन 16 हो रहे हैं, वर्ड देखेंगे मिला के तो 16 वीक पे करते हैं। किसका टेस्ट? अल्फा फीटो प्रोटीन का। डिक्रीज एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज रहेगा। आ गया समझ में? ये भी एक कॉजेज हो सकता है क्या? वोमिटिंग करवाने का। बीटा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है ना, बीटा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ तो वोमिटिंग होगी। सिंपल सी बात है, कोई बिल्कुल जोर नहीं देना है, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। मिटा दूँ? मिटा दीजिए, बोलिए मिटा दूँ? देख लीजिए एक बार जल्दी से, फिर मैं बहुत बताता हूँ आपको बीटा एसिड लेवल क्यों बढ़ा हुआ है, वोमिटिंग क्यों हो रही है, उसके कारण बताए जा रहे हैं आपको। पहला कारण आपको अननोन है, दूसरा बीटा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तीसरा डाउन सिंड्रोम किसमें बच्चे में हो सकता है, उसमें क्या क्या कंडीशन है ये बताई मैंने आपको। मिटा देते हैं, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। प्रेमिग्रेविडा तीसरा, हमने बताया था आपको प्रेमिग्रेविडा क्या होता है। तो ये प्रेमिग्रेविडा भी हो सकता है क्योंकि महिला पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसको प्रेमिग्रेविडा बोलते हैं भाई, समझ में आया ना। प्रेमिग्रेविडा मीन्स पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तो मतलब हार्मोन्स का बैलेंस नहीं बना पा रही है लड़की, पहली बार है ना, उसके साथ नहीं बना पा रही है भाई, उल्टियाँ होनी है, प्रेमिग्रेविडा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, चौथा। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब अरे भाई 2 या 3 बच्चे को जन्म दे रही है सारी। हेरिडिटी फॉर्म हो सकता है, हेरिडिटी फॉर्म हो, इसमें भी बीटा एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी बीटा एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा और हेरिडिटी फॉर्म में भी बीटा एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा। और नंबर 6 ईटिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, अगर ईटिंग पैटर्न मीन्स खाने में अगर फैट ज़्यादा ले रही है, कौन? लड़की प्रेग्नेंट है, वो अगर खाने में फैट ज़्यादा ले रही है, हाई फैट डाइट इंटेक कर रही है तो भी क्या? गैस्ट्रिक इम्पराइटिंग करेंगे, मतलब गैस्ट्रिक जो भी होगा, पेट जल्दी खाली नहीं होगा तो क्या होगा सर? बीटा एसिड होगा, मतलब उल्टियाँ होंगी। कैसे उल्टियाँ होंगी जिसको बताता हूँ टॉपिक को मैं, इस टॉपिक को समझिए। ईटिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न में मैंने बता दिया फैट, हाई फैट डाइट ले रही है, कौन? जो लेडी प्रेग्नेंट है वो अगर हाई फैट डाइट ले रही है तो उसको भी क्या हो सकता है? वोमिटिंग हो सकती है। कैसे होगी बताता हूँ आपको।
मिटा दो उसको, देख लीजिए एक बार मिटा देता हूँ नहीं तो फिर मैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। और जहाँ तक है आवाज़ का थोड़ा हो सकता है मैनेज कीजिए थोड़ा, है ना। मिटा देता हूँ, कोशिश तो ये करना बिल्कुल आवाज़ बोल लेना, है ना। ईटिंग पैटर्न, इसको ऐसे लिख लीजिए, इंक्रीज फैटी डाइट, फैटी डाइट ज़्यादा रहेगा, या इनटेक, इंक्रीज फैट डाइट, इंटेक फैटी डाइट ले रही है तो भी हो सकता है। हाई फैट डाइट ले रही है तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हम जो मोस्टली 3 चीज़ें खाते हैं, एक क्या बना दिया मैंने, स्टमक। हम 3 चीज़ें मोस्टली खाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट। हम 3 चीज़ें खाते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं। तो सबसे पहले बाहर कौन आता है, सबसे पहले बाहर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वेस्ट के द्वारा बाहर। नंबर 2 पे प्रोटीन, और जो सबसे फैट जो है सबसे बाद में आता है। सब क्यों आता है सबसे बाद में, फैट जो होता है सबसे बाद में इसलिए आता है क्योंकि हम जो भी फैटी डाइट लेते हैं वो धीरे धीरे खाली होती है। पेट भरा रहता है हमारा, तो धीरे धीरे खाली होती है। फैटी डाइट लेते हैं क्योंकि स्टमक एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे पेट हमारा भरा रहेगा, तो आपने देखा होगा डाइजेस्ट करने के लिए HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर फैट हमने लिया है तो फैट लिया है तो उसमें क्या HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या हार्मोन चेंजेस भी हो रहे हैं तो खाना बाहर नहीं आएगा। मतलब HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमने क्या फैट ज़्यादा लिया है, फैट ज़्यादा लिया तो HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, जबकि उतना होता नहीं है। तो क्या रहेगा, खाना पेट के अंदर रहेगा, खाना पेट के अंदर रहेगा तो बीटा एसिड का लेवल बढ़ेगा, बीटा एसिड का लेवल बढ़ेगा तो उल्टियाँ होंगी। ये है ईसोफेगस, यहाँ से लिया तो ये कहाँ गया, पेट के अंदर। पेट के अंदर HCl है, HCl का लेवल बढ़ेगा नहीं, ये खाना पेट में पड़ा रहेगा। ये ड्यूडेनम, यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या हो गया आपका खाना इसी के अंदर पड़ा रहेगा तो बीटा एसिड का लेवल बढ़ेगा, बीटा एसिड का लेवल बढ़ेगा तो उल्टियाँ होंगी। क्लियर, समझ में आ गया। एस्ट्रोजन का लेवल का बढ़ जाना, जिसकी वजह से भी कार्डिया, जो भी गैस्ट्राइटिस का जो भी मतलब स्टोमक की जो पेरिस्टाइटिस मूवमेंट है वो क्या होंगी, कम होंगी, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। समझ में आया। वोमिटिंग का, वोमिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, क्यों हो रही है वोमिटिंग इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बता दो इसको, मिटा देता हूँ इसको। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसको सुनिए। भारतीय महिलाओं में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि शादी होती है तो लड़की को पियर जाने की बड़ी रहती है लड़की की जब शादी होती है तो लड़की को मायके जाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। नेक थोड़ी उल्टियों का बहाना कर देगी, जो भी होगी उसको कहाँ जाना है, अपने मम्मी के घर जाना है। समझ में आया। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मतलब जैसे ही मतलब लड़की को क्या पड़ी रहती है, लड़की को अपने घर जाने की पड़ी रहती है तो उसका कितना भी इलाज करा दो लेकिन वो ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, इलाज खूब हो रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, उसको घर जाने की पड़ी हुई है, तो क्या करते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा क्या करते हैं, तो मंत्र मारते हैं, बोलते हैं नहीं इसको इसके घर भेज दो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट की कमी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो इसको भाई, लड़की को जैसे ही अपने घर जाती है लड़की जैसे ही अपने घर जाती है सारी जो भी वोमिटिंग जो भी थी सब ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है, तालू मिल गया उसको पुराना यार मिल गया तो देखिए गाना क्या गाएगी, हुए बेचैन पहली बार हमने राजी जाना, मोहब्बत में दुनिया के बन जाता है दीवाना। हाँ जी, देख लिया आपने, एक बार देख लीजिए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट को ये प्रैक्टिकली भी होता है और थ्योरेटिकली भी होता है। अब ऐसा सोचो कि नहीं महिलाओं के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, कल महिला आयोग वाले आ जाए मेरे पास बोला कि अब महिलाओं के ज़्यादा कमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है। अगर लड़की प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको सिंपल सी बात है मायके जाना है, मतलब भेज भी देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, भेजा भी जाता है। जैसे प्रेग्नेंट हुई तो वहीं जाएगी, वहाँ पे उसको केयर अच्छी मिलेगी, ससुराल में उतनी अच्छी केयर नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना, इसलिए उसको वहाँ पे भेजा जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है।
डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा कि मोस्टली लड़कियाँ जो होती हैं मायके भेज दी जाती हैं। क्यों भेज दी जाती है? क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है, लड़कियों की काफ़ी चेंजेस होती हैं, वो हम जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे मैंने और दूसरा क्या हो सकता है, हाई स्पाइसी डाइट। हाई स्पाइसी डाइट अगर ले रही है कोई लेडीज, हाई स्पाइसी डाइट, स्पाइसी डाइट, हाई स्पाइसी डाइट अगर कोई लेडीज ले रही है तो उसको भी क्या हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये फैट सोलुबल में भी आएगा हाई स्पाइसी डाइट। ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता लगा। कॉजेज, साइन एंड सिम्टम आप इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं आपको। डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, साइन एंड सिम्टम बाद में पढ़ेंगे, डायग्नोसिस थोड़े से छोटे हैं, इसी में ले आता हूँ, ठीक है। डायग्नोसिस देख लीजिए, इसके बाद साइन एंड सिम्टम करेंगे। पहले डायग्नोसिस क्या करेंगे, नंबर 1 बीटा एसिड का लेवल देखेंगे टू चेक बीटा एसिड का लेवल देखेंगे, ठीक है। बीटा एसिड का लेवल देखेंगे, बीटा एसिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलेगा ही। बीटा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिला तो क्या है, हाइपर एमिसिव ग्रेविट्रम है। यूएसजी करवा सकते हैं, एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं, ठीक है ना। यूएसजी करवा सकते हैं और एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं और बीटा एसिड का लेवल देख सकते हैं। अगर इन बीटा एसिड लेवल देखेंगे तो उसमें उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और क्या यूएसजी करवाएंगे तो उसमें भी बढ़ा हुआ मिलेगा, पीपर भी जा सकता है। और क्या कराएंगे, एबीजी एनालिसिस कराएंगे, उसमें भी ब्लड में देखेंगे बीटा एसिड का लेवल, ठीक है ना। तो ये डायग्नोसिस का था। हमने क्या पढ़ा, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, हाइपर एमिसिव ग्रेविट्रम क्या होता है, और क्या होता है, कॉजेज क्या है, बीटा एसिड लेवल किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, किस तरीके से वोमिटिंग होती है। हाई फैट डाइट लेते हैं तो किस तरीके से वोमिटिंग होती है, और स्पाइसी डाइट लेते हैं तो किस तरीके से होती है। डायग्नोसिस क्या क्या होती है, इसके बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्पटम, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।